आप सभी का इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की आज की वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। मैं आईपीएफ की तरफ से कुलदीप रत्नू। आज के हमारे वक्ता श्री उमेश उपाध्याय जी, हमारी चेयरपर्सन प्रोफेसर शीला राय जी एवं अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, देवियों, सज्जनों, युवाओं का स्वागत करता हूं। आज की वेबिनार का विषय हमने रखा है विदेशी मीडिया में भारत के प्रति दुष्प्रचार अथवा फॉरेन मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया। इसकी इस विषय की तात्कालिक जो कारण है कि इस विषय पे हम क्यों वेबिनार कर रहे हैं, तो कारण इसी विषय पे श्री उमेश उपाध्याय जी की एक नई पुस्तक आई है, फॉरेन मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी। तो मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पुस्तक भी बहुत चर्चा में है, तो क्यों ना हम उमेश जी को बुलाएं। श्री उमेश उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, संपादक रहे हैं, समीक्षक हैं, शिक्षक रहे हैं, वक्ता हैं और मीडिया जगत में एक बड़ा नाम है। मीडिया जगत के आप एक रणनीतिकार समझे जाते हैं, स्ट्रेटजिस्ट समझे जाते हैं। वर्तमान में आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के मीडिया के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर हैं। इससे पहले आप नेटवर्क 18 ग्रुप जो है उसके आप प्रेसिडेंट रहे हैं। 3 दशकों से लंबा आपका कैरियर है, जिसमें आपने जी टीवी, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सब टीवी, जनमत टीवी आदि कई प्लेटफॉर्म्स की संस्थानों के साथ आपने काम किया है। आप एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे हैं। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग दोनों एग्जीक्यूटिव कमेटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आप मेंबर हैं। आपकी पढ़ाई जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से, जहां से आपने एमए और एमफिल किया है अंतर्राष्ट्रीय विषयों में। आप कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं, जिनमें गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया। आप आईआईएमसी के, जैसा मैंने बताया, आप उसकी एडवाइजरी काउंसिल में रहे हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन, उसकी आप मैनेजमेंट कमेटी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आप मेंबर रहे हैं। बड़े प्रोलिफिक आप स्पीकर हैं। बहुत सारे आपके लेक्चर्स हैं जो हमें वेब में, यूट्यूब वगैरह में मिल जाते हैं। कि शिक्षण संस्थाओं में, उनमें भी आपका सहयोग रहता है। आप उसमें उसके प्रबंधन में और उनके मार्गदर्शन में आप सक्रिय रहते हैं। उमेश जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारा सौभाग्य है। और विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम सभी पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर से 2014 के बाद, वैसे तो पहले से रहा है कि भारत का चाहे मीडिया के किसी भी फॉर्म में हो, तो आप भारत के बारे में दिखाएंगे तो भीड़ दिखाएंगे, सड़क पे बैठी हुई गाय दिखाएंगे, गंदगी दिखाएंगे, गरीबी दिखाएंगे। लेकिन आप दूसरे देशों में जाएंगे तो वहां आप यूरोप को कोई दिखा रहा है, अमेरिका दिखा रहा है, तो वहां एकदम से गरीबी को छुपा लिया जाएगा। वहां की चमक दमक होगी, वहां के अच्छे मॉन्यूमेंट्स होंगे, मूर्तिकला के उदाहरण होंगे, वो सब दिखाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ भारत को जब भी चित्रित किया जाता था, तो चाहे वीडियोस हो, चाहे देखने में हो, तो वो हमेशा नकारात्मक रूप में रहा। उसके बाद पत्रकारिता में भी हम देखते रहे कि भारत का चित्रण करना है तो कहीं दिल्ली में एक रेप हो गया तो तुरंत बोल देना ये रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। कहीं कोई अपराध हो गया तो अपराधों के बारे में, महिलाओं पे कहीं कोई अपराध की घटना हुई तो ये कह दिया जाता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध यहाँ हो रहे हैं। तो कुल मिला के भारत का जो चित्रण हमेशा नकारात्मक रूप से करते जाना। और इसके साथ साथ एक हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ संस्थान हैं, कुछ एनजीओज हैं, जो डेलिबरेटली जब रैंकिंग करेंगे, चाहे प्रेस फ्रीडम की करेंगे, चाहे हंगर की करेंगे, तो भारत को ऐसे देशों से नीचे रखेंगे कि किसी को विश्वास नहीं होगा। प्रेस फ्रीडम में आप पाकिस्तान से नीचे, अफगानिस्तान के बराबर भारत को आप रख रहे हैं। हंगर में आप ऐसे देशों को भी भारत से बहुत ऊपर रख रहे हैं, जिनको बार बार भारत अन्न पहुंचाता है,
ताकि वहां पे भूखमरी की स्थिति नहीं हो। और कई वर्षों से हमारे यहाँ सरप्लस फूड ग्रेन रहता है, स्टोरेज रहता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जब भी रैंकिंग होगी तो भारत को हमेशा 125 150 ऐसे स्थान पर रखा जाएगा। उसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, वो हुआ कि भारत में तो लोकतंत्र ही खत्म हो रहा है। भारत में तो एक एक हिंदुत्व, एक तरह का एक मिलिशिया टाइप जनरेट हो गया है। एक पैरामिलिट्री फोर्स आ गई है जिसने कब्जा कर लिया है सत्ता के ऊपर, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वो धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। इस तरह का एक प्रोपेगेंडा मीडिया में लगातार चलाया जा रहा है। तो इन सब चिंताओं से हम अवगत हैं, इन सबको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम चाहते थे कि इन ऐसे विषयों को मीडिया के वरिष्ठ जानकार होने के नाते, विशेषज्ञ होने के नाते, श्री उमेश उपाध्याय जी, चूंकि आपने उस विषय का गहरा अध्ययन करके एक पुस्तक भी लिखी है, तो क्यों नहीं श्री उमेश जी उपाध्याय जी से हम निवेदन करें कि आप इस विषय पे प्रकाश डालें, हमारा सबका मार्गदर्शन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप आए हैं और आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उमेश जी, अब आपके लिए सर। धन्यवाद रत्न जी। बड़ी खुशी है इतने विद्वत जनों के बीच में बात करते हुए। सबसे पहले तो जिस पुस्तक की चर्चा हो रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पुस्तक है और पुस्तक का शीर्षक है वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया, गांधी टू मोदी। यानी पश्चिमी देशों के जो मीडिया हैं उनका नैरेटिव ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी। ये पुस्तक it is written in English because I thought that war of narrative is basically fought in one field, that is English. इसकी हिंदी भी आने वाली है, वो 1 महीने के अंदर आ जाएगी। और एक चीज और, अभी मेरा परिचय कराते हुए रत्नू जी ने कहा कि मैं रिलायंस में जो उन्होंने मेरा परिचय कराया, वो मैं नवंबर तक वहां था और अब मैं वहां कंसल्टेंट के तौर पर काम करता हूं। वहां पर अभी मैं प्रेसिडेंट के तौर पर काम नहीं करता। तो मेरे मन में ये आया कि किताब के बारे में चर्चा करना और किताब का विषय के बारे में चर्चा करना, थोड़ा कहाँ से शुरू की जाए, ये थोड़ा मुश्किल सवाल होता है, क्योंकि जो लिखने वाला होता है उसको अपना हर जैसे बोलते हैं अध्याय, हर चैप्टर, हर बात अपनी प्रिय होती है। अगर एक वाक्य में मैं अपनी किताब को परिभाषित करूं और कहूं कि उसमें क्या है और किस विषय को वो डील करती है, किस विषय के बारे में पुस्तक है, तो नाम तो उसका ठीक है, वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी। Fundamentally, it deals with colonization of minds. In colonization of minds, how does dominant Western English media, so if we define Western media, which is a very vast term, there is a French media, there is a German media, there is a Russian media, and so on and so forth. But I have fundamentally limited scope of my study, my book is on English media, dominant Western English media. Reason being कि जो डोमिनेंट वेस्टर्न इंग्लिश मीडिया है वह हमारी दुनिया को कहीं ज्यादा असर डालता है। उसके ऐतिहासिक कारण है, हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से थे, ब्रिटेन ने हमें कॉलोनी बनाया था। इस कारण से हमारे ऊपर जो असर होता है और दक्षिण एशिया खासकर में जो असर होता है और जिसका प्रभाव है वो ज्यादा डोमिनेंट वेस्टर्न मीडिया का है। और इसलिए मेरी किताब जो कल्चरल इंपीरियलिज्म है, जो आज भी जारी है, आज कहीं ज्यादा और प्रखर रूप से जारी है, और उसमें वेस्टर्न मीडिया कितना इम्पोर्टेंट टूल है, वो कैसे प्ले करता है चीजों को, उस पर ज्यादा केंद्रित है, उसी पर केंद्रित है। तो जैसा मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से शुरू करें अपनी बात को, तो एक किस्से से शुरू करता हूं मैं।
और वो मेरी किताब में दिया हुआ एक किस्सा है। बात हैदराबाद के इंटीग्रेशन की है भारत में, और वो 15 सितंबर 1948, 15 सितंबर 1948 की बात है। उस समय गहमा गहमी चल रही थी और निजाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं किया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने से 2 दिन पहले कैसे मीडिया का रोल आता है मैं आपको बताता हूं। 2 दिन पहले ब्रिटेन के एक अखबार में खबर छपती है, और खबर का लबोलुआब ये था कि इंडिया जो है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का पालन नहीं कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भारत और जब जब अंग्रेज यहां से गए थे तो एक एग्रीमेंट था यथावत चीजें रहने का, वो, और इसका दोषी उसमें विलेन बनाया गया सरदार पटेल को। अब इंटरेस्टिंग बात है कि खबर छपती है उसी समय ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का सेशन चल रहा था, और आपको जब मैं ये किस्सा सुनाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें भारत के पार्लियामेंट के संदर्भ में भी याद आ जाएंगी। तो वहां के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में, उस समय एंथनी ईडन लीडर ऑफ अपोजिशन थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने इस रिपोर्ट को दिखाया कि देखिए ये रिपोर्ट छपी है अखबारों के अंदर कि कैसे भारत जो है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को नहीं मान रहा है, और वो कहते हैं कि हैदराबाद के अंदर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब चाहती तो ब्रिटिश सरकार ये कह सकती थी कि एक सार्वभौम राष्ट्र का आंतरिक मामला है, इस पर बहस नहीं की जा सकती, लेकिन ब्रिटेन के सरकार ने उस समय इस पर पूरी बहस होने दी, पूरी बहस हुई, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उसमें इंटरवीन करते हुए लंबा चौड़ा भाषण दिया और कहा कि अगर ऐसी स्थिति पैदा रही तो इसके बड़े मुश्किल हालात हो जाएंगे। ये सब पुस्तक के अंदर उसका वर्णन किया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय ब्रिटेन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक दिन के बाद पेरिस के अंदर बैठक होने वाली थी। तो एंथनी ईडन ने कहा कि इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को उठाया जाए, और सरकार ने बहुत चतुराई से हाउस ऑफ कॉमन से ये इजाजत ली कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हैदराबाद का मसला लेकर जाए, सिर्फ अखबार की एक रिपोर्ट के बहाने से, और उसको लेकर फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में लेकर गए। ये उदाहरण है कि किस तरीके से अखबार में एक खबर छपती है, उस खबर का इस्तेमाल होता है, और कैसे उस एक छोटी सी खबर को बड़ा रूप दे दिया जाता है। हम जानते हैं भारत की संसद में भी ऐसा कई बार होता है, तो एक खबर छपती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टेक्निक बड़ी पुरानी है, मैंने तो 1948 का आपको उदाहरण दिया। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, उसके बाद लगातार ब्रिटेन के अखबारों में सरदार पटेल को विलेन कह के प्रस्तुत किया गया, लगातार, कि वो एक आक्रमणकर्ता है और निजाम को एक इफेक्टेड पार्टी विक्टिम के रूप में प्रस्तुत किया गया। और वो रिपोर्टिंग भी बहुत अधकचरी थी, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि अगर उन दिनों के भारतीय अखबार पढ़े जाएं तो आपको पता पड़ेगा कि असल में निजाम ने खुद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का पालन नहीं किया था। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कोशिश की थी, उस समय गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, उन्होंने गोवा के शासकों से बात की थी, बात करके गोवा के यहां एक पोर्ट मांगने की कोशिश की थी ताकि वहां से वो आवागमन कर सके। इसी बीच में कासिम रिजवी नाम के व्यक्ति ने, हम सब जानते हैं, कम से कम 5 लाख रजाकारों की एक फौज जमा की थी, और जिसका आतंक था, जिसने वहां की
बाकी पॉपुलेशन को, हिंदू पॉपुलेशन को डराने धमकाने का काम किया। इस सब की चर्चा कहीं भी ब्रिटिश अखबारों के अंदर आती नहीं है, लेकिन एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी अखबार की सुर्खी को उठा के कैसे पार्लियामेंट के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर उठाया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल होता है। कई बार ये प्रश्न भी आता है कि भाई अंग्रेजी अखबारों में क्या छपता है, इससे फर्क क्या पड़ता है? Why should we bother about it at all? There is no reason for us to worry about it. हमारे अपने अखबार हैं जो काफी इंडिपेंडेंट हैं। तो यही घटना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे ब्रिटिश के जनमानस पर इसका असर होता है। एक लंदन के कॉमनर जिनका नाम था गॉर्डन कॉलियर ने इन सब खबरों को पढ़ा और इन सब को पढ़ के उन्होंने सरदार पटेल को एक बहुत बड़ा सा पत्र लिखा। मेरी पुस्तक में उसका जिक्र है। और वो लिखते हैं कि देखिए साहब, आपके जो भाषण हैं वो बड़े रूखे और बड़े ही कटु होते हैं। आप जो है निजाम के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। आप तो एक लोकतांत्रिक देश है, वगैरह वगैरह। और उनके एक्चुअली पत्र की अगर आप देखें तो शुरुआत होती है, दिस इज अ लेटर फ्रॉम नोबडी टू समबडी, अननोन पर्सन टू सम नोन पर्सन, यू आर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। खैर, सरदार पटेल के पास ये पत्र पहुंचता है। सरदार पटेल बाकायदा उसका एक बड़ा सा जवाब देते हैं और वो उसके अंदर लिखते हैं कि ब्रिटिश करस्पॉन्डेंट्स, ब्रिटेन के रीडर्स, ब्रिटेन के जो जर्नलिस्ट हैं, वो अक्सर भारत का मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और वो लिखते हैं कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन आइडियोलॉजिकल कारणों से होता है और हिस्टोरिकल कारणों से होता है, और वो भारत के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। यह पत्र भी मैंने इस किताब के अंदर दिया है। मेरा बताने का सिर्फ मकसद यही था कि जब भी किसी भारत जैसे विकासशील देश के बारे में डोमिनेंट वेस्टर्न मीडिया में खबर छपती है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, उसके असरात होते हैं। और उसकी वजह यह है कि जो पश्चिम का जनमानस है उसका वहां की पॉलिसीज पर असर पड़ता है। वेस्टर्न मीडिया के जो नैरेटिव्स हैं उसका असर वर्ल्ड बैंक पर पड़ता है, उसका असर आईएमएफ की लेंडिंग पर पड़ता है, उसका असर डब्ल्यूएचओ पर पड़ता है, उसका असर यूएन में जो कुछ हो रहा है उस पर पड़ता है। तो ये उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे अनेकों उदाहरण इसके अंदर हैं, ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि पश्चिमी मीडिया भारत के प्रति, भारत जैसे अन्य डेवलपिंग देशों के प्रति बहुत पूर्वाग्रहपूर्ण, बायस्ड एजेंडा है, एजेंडा ड्रिवन है। अब ये एजेंडा है क्यों? मन में ये सवाल सबके मन में आता है। एक तो ये है कि भाई ठीक है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, वो हमको बराबर नहीं देख सकते। तो इस पुस्तक के अंदर उन कारणों की भी समीक्षा की गई है जिसके कारण वेस्टर्न मीडिया का ये रुख रहता है। और मैं इसमें ये कहता हूं कि ये कोई आज का रुख नहीं है, ये कोई गांधी से शुरू हुआ भी रुख नहीं है, इसके ऐतिहासिक कारण हैं। मीडिया इटसेल्फ, यानी आज का जो मीडिया देखते हैं वो इस प्रोडक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म, वह खुद साम्राज्यवादी सोच की से ही पैदा हुआ है। इसलिए मीडिया कोई जब बात कहता है, और अक्सर क्या होता है कि हम लोग इस बात को कई बार समझ नहीं पाते और हमको मीडिया एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग के रूप में दिखता है, पर मीडिया इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है ही नहीं। वो तो इस सिस्टम की प्रोडक्ट है, और चूंकि इस सिस्टम की प्रोडक्ट है, इस इंपीरियलिस्ट एंटरप्राइज की प्रोडक्ट है, तो उसका काम तो इस एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल पावर बैलेंस को बनाकर रखना, इसको क्षति नहीं पहुंचे ये देखना।
यह उसका अंतर्निहित मूल काम है, so that the existing power balance, which is heavily loaded in favor of Western countries, Western media nurtures it, further sits, cements it, and create stories, create narratives that help this. तो इसलिए ऐसा मानना कि वेस्टर्न मीडिया को ही, और हमारे यहाँ कई बार माना जाता है ना कि ये बीबीसी में छपा है या न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है या वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है, तो इसको अंतिम सत्य मान लिया जाए। अंतिम सत्य मान नहीं भी लिया जाए तो भी हमारे लोग इससे वैलिडेशन हो, इसके लिए हमेशा आतुर रहते हैं, हमेशा आतुर रहते हैं। भारत के अखबारों में क्या छपा क्या नहीं छपा वो ठीक है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ छप जाए, बीबीसी कुछ हमारे बारे में अच्छा कह दे, तो ये जो पूरा का पूरा चक्र है ऐसा चलता रहता है। मैंने आपसे कहा कि वेस्टर्न मीडिया इज प्रोडक्ट ऑफ दिस एंटरप्राइज ऑफ इंपीरियलिज्म। ये बात तथ्यों के आधार पर कैसे कही जा सकती है? ये तो एक क्या बोलते हैं, भाषण की बात हो गई। मेरी पुस्तक तथ्यों की बात करती है, भाषण की बात नहीं करती, भाव की बात नहीं करती। हमने करीब प्राइमरी सोर्सेस से, अगर इस पुस्तक को आप पढ़ पाएंगे तो 300 से ज्यादा साइटेशंस हैं इस किताब के अंदर प्राइमरी सोर्सेस से। मीडिया कैसे प्रोडक्ट है इस इंपीरियलिस्ट एंटरप्राइज की, इसको हमें समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बड़े विद्वज्जन बैठे हुए हैं, इसलिए इस बात को मैं रखता हूं। जब यूरोप के कंट्रीज बाहर निकले पूरी दुनिया के ऊपर अपना एंटरप्राइज चालू करने के लिए, कब्जा जमाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ, एक्सप्लोरर्स जब बाहर निकले, तो आमतौर से ये जो एक्सप्लोरेशन थे, चाहे वो वास्को डी गामा का था, चाहे वो कोलंबस का था, चाहे वो सर एच.एम. स्टैनली का था, ये नाम मैंने कुछ लिए, कुछ नाम आप जानते हैं, कुछ नाम की चर्चा है, तो ज्यादातर जगह नहीं बल्कि 90% से जगह, क्योंकि ये एक्सप्लोरेशन का काम बहुत महंगा काम होता था, सब जगह जॉइंट स्टॉक कंपनियां बनाई गई। हमें मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, डच वेस्ट इंडिया कंपनी, लैटिन अमेरिका कंपनी बनी, ऐसे सारी कंपनियां बनाई गई। इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट जो था वहां के श्रेष्ठी जनों का था, यानी वहां के पैसे वाले लोगों का था, और अक्सर वहां के राजा का इन्वेस्टमेंट होता था, क्योंकि बड़े जहाज चलते थे, बड़े सारे लोग चलते थे, लंबा टाइम था। अब हम जानते हैं कि जब ये इन्वेस्टमेंट के लिए निकले और दूसरे देशों को पहुंचे, तो कंपनी के इन्वेस्टर को जानने की लालसा रहती थी कि जहां पर उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है वहां स्थिति कैसी है। तो रिपोर्टर फॉलोड द एक्सप्लोरर, और कई विद्वान जन कहते हैं रिपोर्टिंग एक्चुअली इज एक्सप्लोरेशन इन अ वे। क्योंकि इन्वेस्टर को यह चिंता थी कि जहां पर उनका पैसा लगा है वहां क्या है, इसलिए आप देखते हैं कि जो मीडिया का अंडरटोन है सब जगह, हमारे यहाँ बड़ा पढ़ाया जाता है कि गुड न्यूज इज नो न्यूज एंड बैड न्यूज इज न्यूज। ये पूरी मानसिकता कहां से आई? तो इन्वेस्टर को ये पता करना था कि वहां कहीं बाढ़ आ रही है, कोई युद्ध हो रहा है, कोई आफत तो नहीं आ रही, कोई दुर्भिक्ष तो नहीं पड़ रहा, कोई अकाल तो नहीं पड़ रहा, और वो एक्सप्लोरर के वृतांत पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होता था। इसलिए रिपोर्टर भी साथ साथ आया, और इसीलिए दुनिया के सारे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप हुए वो उसी इंपीरियलिस्ट सिस्टम के ऊपर डेवलप हुए। उनका दो चीज थी, अपने सैनिक रूट और व्यापारिक रूटों का पता करना और उनके बारे में जानकारी लेना। तो अगर आप जो पूरे टेलीग्राफिक सिस्टम भी बाद में जो डेवलप होता है वो उन्हीं लाइंस पर डेवलप होता है। इसका एक और तथ्य मैं आपको देता हूं, और वो इंपॉर्टेंट है, किताब के अंदर मैंने उसका वर्णन किया है।
कि दुनिया की आज भी, यानी आज यूजर जेनरेटेड कंटेंट काफी है, यूजीसी जिसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की ज्यादातर बड़ी खबरें, ज्यादातर दुनिया विदेशी समाचारों के बारे में 4 बड़ी एजेंसीज पर निर्भर करती है, एपी, एएफपी, रॉयटर्स और एपी, एएफपी, रॉयटर्स एंड 3 और चौथी कौन सी एजेंसी है फ्रांस की, जी मैं बताता हूं आपको। 4 एजेंसीज के ऊपर निर्भर करती है। ये चारों एजेंसी जब पैदा हुई 1840-1850 के आसपास पैदा हुई। सबसे बड़ी एजेंसी, जो सबसे पहली एजेंसी बनी, वो रॉयटर्स बनी, फिर एएफपी बनी, फिर वॉल्फ नाम की एक एजेंसी बनी, फिर एसोसिएटेड एजेंसी बनी। जब ये एजेंसी बननी शुरू हुई और इन्होंने दुनिया के पूरे सूचना तंत्र पर कब्जा किया, जो आज भी है, आज भी है। 1860 के अंदर इन 4 एजेंसियों के बीच में समझौता हुआ, जिसको क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसमें इन्होंने दुनिया को एक्सक्लूसिव जोन्स में डिवाइड किया और यह तय किया गया कि इन जोन्स के अंदर दूसरी एजेंसी नहीं जाएगी। और ये जो डिवीजन था, वो डिवीजन बिल्कुल इंपीरियलिस्ट लाइंस पर था। जैसे रॉयटर्स चूंकि ब्रिटेन से पैदा हुई थी, इसलिए सारे ब्रिटिश एम्पायर की जिम्मेदारी और जिसको बोलते हैं मोनोपोलाइजेशन का काम दिया गया रॉयटर्स को। फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का असर लैटिन अमेरिका में था, तो लैटिन अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा एएफपी को दिया गया, जिसमें फ्रांस की सरकार का भी अंशदान था। अमेरिका पूरा का पूरा एपी को मिला। तो और 1860 में ये जो क्वाड्रिलेटरल समझौता, लिखित समझौता हुआ, जो पहले वर्ल्ड वॉर तक चला, और उसके बाद भी हम देखते हैं कि तकरीबन इंपीरियलिस्ट लाइंस पर ही इन एजेंसियों का आज भी वर्चस्व है। तो जब ऐसा मोनोपोलाइजेशन हुआ, ऐसा कैटेगराइजेशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं कार्टलाइजेशन ऑफ न्यूज बिजनेस हुआ, ये कार्टल बने, कार्टल ही थे, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, प्रेस की फ्रीडम, ये शब्द तो विनियर हैं, ये शब्द तो इस्तेमाल किए जाते हैं पर्दे के रूप में। और उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जो मैंने पुस्तक में अंदर दिया हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सारे देशों के अंदर ये हुआ कि वो अपनी अपनी नेशनल एजेंसियां कायम करें। भारत तो तब आजाद नहीं था, बाकी देशों में नेशनल एजेंसियां बनी। 1947 में पीटीआई का गठन हुआ। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जब बनी, तो रॉयटर्स ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया। इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसके तहत काहिरा टू सिंगापुर, कैरो टू सिंगापुर का एरिया पीटीआई को दे दिया गया कि भाई इसकी कवरेज आप करेंगे और आप कवरेज करके बैठे भेजेंगे। और पीटीआई ने रॉयटर्स के अंदर थोड़ा सा अंशदान भी लिया, शेयर होल्डर बनी पीटीआई। और पीटीआई ने वहां पर एक डेस्क एस्टैब्लिश किया लंदन के अंदर, यानी यहां की जो भी खबरें जाएंगी वो देखेंगे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि भारत का पर्सपेक्टिव, खासकर इंडो चाइना के बारे में, भारत का पर्सपेक्टिव दुनिया के बाकी मामलात के बारे में वो नहीं था जो रॉयटर्स का था। रॉयटर्स उस समय एंटी कम्युनिज्म की बहार में बहने लगा, लेकिन भारत क्या बोलते हैं, उस आयरन वॉल के उस तरफ भी देखना चाहता था। और इसलिए कवरेजेस को लेके दोनों के अंदर तकरार पैदा हो गई। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बड़ी बात करने वाले लोगों की बात बता रहा हूं मैं। तकरार पैदा हुई। बहुत एक इंटरेस्टिंग वाकया है जिसका जिक्र मैंने पुस्तक में किया है, जवाहरलाल नेहरू के लेटर्स में उसका जिक्र है। क्या हुआ कि अब इस समझौते के अनुसार सिंगापुर से लेके काहिरा तक तो पीटीआई के पास था, लेकिन
थोड़े दिन में रॉयटर्स को लगने लगा कि हिंदुस्तानी तो अपने तरह से समाचार लिखते हैं, अपने पर्सपेक्टिव से समाचार लिखते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक गोरे को नियुक्त कर दिया। यह उल्लंघन था समझौते का। और एक वाकया है, और वाकया यह है कि कराची के अंदर बलवाइयों ने गांधी जी की मूर्ति को तोड़ दिया। अब आप सोचिए साहब क्या रिपोर्टिंग होती है वहां से। तो अंग्रेजी की रिपोर्टिंग है, और वो रिपोर्टिंग ये है कि वहां के गोरे करस्पॉन्डेंट ने, वहां के जो रॉयटर्स द्वारा अपॉइंटेड जो करस्पॉन्डेंट था, उसने रिपोर्ट भेजी दैट अ गांधी मूर्ति, गांधी स्टैचू वाज ब्रोकन इन अ गेल, GALE, यानी रात को अंदर चला और अंदर में मूर्ति गिर गई। ये खबर गई लंदन के डेस्क में। डेस्क में जो PTI के लोग बैठे थे उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा यार ये खबर तो थोड़ी ठीक दिखती नहीं है। They checked it from their sources in Karachi and they were told that it is not a right reporting and they changed the copy. और कॉपी में उन्होंने ठीक लिखा कि वो बलवाइयों ने मूर्ति को तोड़ा। अब ये जो इंडिपेंडेंस थी PTI की, ये रॉयटर्स को पसंद नहीं आई और इसलिए उन्होंने एक नया समझौता भेजा। PTI रॉयटर्स के बीच में काफी क्या बोलते हैं, खतबाजी, लेटरबाजी हुई। PTI ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा और लिखा कि आप इसमें हमारे बीच में बीच विचाप कीजिए। नेहरू ने लिखा कि वो बीच विचाप इसलिए तो नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और ये आपका मामला है, बट बिकॉज ही वाज फॉरेन मिनिस्टर, इट वाज his duty to see that Indian interests are not marginalized। और वो उसके अंदर लिखते हैं कि आप ये बोलते हैं कि रॉयटर्स एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। he says that he is not aware of any agency which is independent, and it says in so many words that it represents British interests। ये उल्लेख किताब के अंदर किया गया है। तो ये किस्सा मैंने आपको बताया कि कैसे इंपीरियलिज्म से पैदा होता है रिपोर्टर, इंपीरियलिज्म से रिपोर्टिंग का तरीका पैदा होता है, कैसे इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट के आधार पर पूरी दुनिया का विभाजन किया जाता है, न्यूज बिजनेस का कार्टेलाइजेशन होता है। और आप ये कह सकते हैं कि अब तो बड़ा स्वतंत्र जमाना है, बड़ा खुला जमाना है, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए सबके पास आजादी है और कोई भी कुछ लिख सकता है, कह सकता है, कर सकता है। मैंने इस विषय को टच किया है। ये बात सही है कि अभी हर आदमी रिपोर्टर बन सकता है, हर आदमी के पास एक आजादी है, पर असली बात यह है कि कार्टेलाइजेशन ऑफ न्यूज हैज बीन मोर सॉलिडिफाइड इन अ सेंस। मानवता के इतिहास में कभी ऐसा अवसर नहीं आया जब न्यूज के डिसेमिनेशन बिजनेस पर, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन पर इतना ज्यादा मोनोपोलाइजेशन हो। कुछ एक टेक्नोलॉजी कंपनियां जो कि एक अमेरिका में बेस्ड हैं, वे कंट्रोल करती हैं सारे डिसेमिनेशन सिस्टम को। उनकी एल्गोरिदम्स, उनका स्टोरेज सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है कि मेरे और आपके टाइमलाइन पर क्या आएगा, किस प्रायोरिटी में आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, ये वो तय करती है। और इसलिए जब सो कॉल्ड किसान आंदोलन के समय 26 जनवरी को बलवाइयों ने लाल किले के ऊपर उत्पात मचाया और भारत की राष्ट्रीय गरिमा को, पहचान को, अस्मिता को, राष्ट्रीय गरिमा को ठेस पहुंचाई, तो आप देखिए कि, और भारत सरकार ने तब आग्रह किया कि ये जो चित्र है, ये जो बलवा है, इसको रोकना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, इन कंपनियों ने उसको रोकने से मना कर दिया। चलिए, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन
ऐसा ही मसला कुछ दिन पहले जब कैपिटल हिल में हुआ था, अमेरिका में जब हमला किया था भीड़ ने तत्कालीन, और जब प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्टर्स ने जब हमला किया था, इन कंपनियों ने तुरंत उसके ऊपर रोक लगाई थी, बैन कर दिया था, ब्लैकआउट कर दिया था। तो कितनी बड़ी ताकत आज की दुनिया में कितना मोनोपोलाइजेशन हो गया है, यह भी हमारे सोचने और देखने की बात है। आपको ध्यान होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अचानक से 25 मई 2021 को एक खबर छापी, और उस खबर के अंदर कहा गया कि अराउंड 4.2 मिलियन पीपल, 42 लाख लोग भारत के अंदर कोविड के कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा कहा। और उसने 4 सिनेरियो क्रिएट किए कि इंडिया के डेटा को भरोसा नहीं किया जा सकता, और उनका अनुमान यह है कि 42 लाख लोग भारत के अंदर मारे जा चुके हैं कोविड के द्वारा। ये एक बिल्कुल, उस खबर को बहुत सारे भारतीय अखबारों ने भी उठाया, छाप दिया वैसे के वैसा कि सरकार के आंकड़े झूठे हैं और इतने लोग मारे जा चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उस दिन तक जबकि हम बात कर रहे हैं, भारत में जो आंकड़ा था कोविड से मरने वालों का, वो 3,07,000 था। 3,07 लाख को उन्होंने कैसे 42 लाख बना दिया, वो वही जानते हैं। बहुत और भी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब मैंने कहा ना कि इसमें जब हमने शोध किया तो पाया कि दिसंबर 2023 तक, यानी कोविड के करीब 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद, कुल दुनिया के अंदर जो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या थी, वो कोई 69 करोड़ थी, 69 करोड़ थी। लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी, जिसके आधार पर उसने कहा था कि भारत के अंदर 42 लाख लोग मारे गए हैं, उस समय तक उन्होंने भारत के संक्रमण का जो अंदाजा लगाया था 70 करोड़ का था। यानी आज तक जितने लोग पूरी दुनिया के अंदर संक्रमित नहीं हुए हैं, वो आंकड़ा उन्होंने कोरोना के 1 साल के भीतर ही भारत के बारे में कह दिया था। कोई गणित, कोई क्या बोलते हैं आप, टेबुलेशन, ऐसा कैसे कर सकता है? कोई तो आधार होगा ना आपका, आप में से कई लोग अर्थशास्त्र को जानने वाले लोग होंगे, कोई तो क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने बनाए। लेकिन कह दिया तो कह दिया, और भारत के लोगों ने भी उठा दिया, और भारत की सरकार फिर कहती रही कि भाई ठीक नहीं है। मेरा आकलन यह है, क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ तब यूरोप के अंदर तबाही बहुत ज्यादा हो रही थी। भारत जैसे देशों के अंदर उस समय मरने वालों की संख्या बहुत कम थी, संक्रमण की संख्या बहुत कम थी। तो यूरोप के अखबारों को, समाजों को ये बात पची नहीं, यार जिनको हम अनपढ़, अशिक्षित, गंवार, अनगवर्नेबल, एडमिनिस्ट्रेशन के लायक नहीं है, उन सोसाइटीज में ये नंबर कम कैसे है? और इसलिए उन्होंने शुरू से भारत के आंकड़ों पर शक करना शुरू किया, भारत सरकार के आंकड़ों पर। और भारत सरकार के आंकड़ों पर शक करना था, इसलिए उनकी एक स्टोरीज की श्रृंखला पैदा हुई। पहले कहा कि 35 लाख लोग मारे गए हैं, फिर कहा कि 42 लाख लोग मारे गए हैं, फिर वो आंकड़ा कम कर दिया। कुल मिलाकर एक ऐसा जाल क्रिएट किया गया, और नैरेटिव ऐसे ही बनता है, धीरे 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 आप बहुत सारी कहानियां कहते जाते हैं जो आदमी के दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं। मैंने कहा भारत के कई अखबारों ने भी वैसा छापा ही। खैर, मैंने इस खबर को और थोड़ा सा जानने की कोशिश की। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने दिसंबर 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स के कोरोना ट्रैकर के डेटा को देखा, गौर कीजिएगा इस बात को, एक तरफ उन्होंने 42 लाख बोला था 2 साल पहले, 23 को देखें तो 2.5 साल पहले, और
अब उनका कोविड ट्रैकर क्या कहता है, जिसके बाद उन्होंने भारत के डेटा को ट्रैक करना बंद कर दिया। अब वो बोलते हैं भारत के अंदर कोई 5.5 लाख लोग मारे गए। मेरा सवाल बड़ा साफ है, और सवाल ये है कि अगर पहले वाला आंकड़ा गलत था तो क्या ये नहीं बनता कि न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के लोगों से, भारत की जनता से, भारत की सरकार से माफी मांगे कि उससे एक सीरियस मिस कैलकुलेशन हुआ, उससे एक मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, उसकी गलती थी। ये ऐसी अपेक्षा करना, अगर आप बिल्कुल उस पत्रकारिता की बात करेंगे तो स्वाभाविक है। और क्या वो ऐसा करेंगे? आप और हम जानते हैं कि हाई पेडेस्टल पर बैठे लोग जो हमारे जैसे देश को उस दृष्टि से देखते हैं, उन पर उनसे ऐसी अपेक्षा करना शायद जाती है हमारी। मैंने ये उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बीबीसी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी के साथ क्या किया, अटल जी के साथ क्या किया, हमारा जब चंद्रयान हुआ तो क्या किया, मंगलयान हुआ तो क्या किया, एशियन गेम्स में हमको हमको जब मेडल्स अच्छे आए तो क्या रॉयटर्स ने लिखा। ऐसी कई कहानियां, कई चीजें, और खाली हमारे साथ नहीं, सुरनाम जैसे देश के साथ क्या किया, ये सब इस किताब के अंदर विस्तार से बताया गया है। एक और बात, इसको कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में कौन प्रधानमंत्री है, भारत का नेतृत्व किसके पास है। थोड़ा गरम, मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, जोर उनका कम होता जाता है। कभी जोर कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। भारत में जो भी असर्टिव नेतृत्व आएगा, भारत के बारे में जो भी बात करेगा, वो उसको निशाने पर लेंगे। और इस मायने में यह एक तरह से कई बार बड़ा रेसिस्ट माइंडसेट काम करता है। पूरे मैं इस शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कर रहा हूं, क्योंकि रेसिज्म को इस्तेमाल करने का मतलब मैं समझता हूं, लेकिन ये जो माइंडसेट है वो माइंडसेट है, चर्चिलियन माइंडसेट है। चर्चिल जैसे नेता ये सोचते थे कि भारत, मैंने जो कुछ शब्द बताए थे, अनगवर्नेबल है, इसको एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता। और 1930 का उनका एक भाषण है, आवर ड्यूटीज इन इंडिया। वैसे तो भाषण का शीर्षक ही ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं कौन परम पूज्य लोग आ रहे हैं जो हमारे बारे में उनकी ड्यूटियां क्या हैं। उसमें वो लिखते हैं साफ साफ कि अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स को भारत से निकाल लिया गया तो भारत टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा, भारत गवर्न नहीं हो सकता, भारत के लोग ऐसे वगैरह वगैरह। वो भी पढ़ने लायक है, जिसको मैंने उद्धृत किया है वो लेटर अपने आप में भी पढ़ने लायक है। तो असल में ये जो नजरिया है, यह नजरिया व्यक्ति केंद्रित नहीं है। व्यक्तियों के आने जाने से वो कभी थोड़ा प्रखर हो सकता है, कभी कम हो सकता है, लेकिन मूलतः यह भारत विरोधी है। आज नरेंद्र मोदी एक सशक्त नेता के रूप में, एक समर्थ नेता के रूप में, ऐसे नेता के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सकता है कि देखो भाई, यूक्रेन में तुम्हारा युद्ध चल रहा है, मुझे तो जहां से ठीक मुफीद पड़ेगा वहां से तेल खरीदूंगा, सिंपल, यह मेरे राष्ट्रीय हितों में है। ऐसा करना उनको कई बार मुफीद नहीं बैठता, और नेता सीधे नहीं कह सकते तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट वेस्टर्न मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। और वेस्टर्न मीडिया इसी तरीके से आपको सलाह देता नजर आता है कि, और जब ये यूक्रेन का मामला हुआ और रूस से हम तेल मंगा रहे थे, तो उस समय के अगर वेस्टर्न मीडिया के एडिटोरियल्स को आप पढ़ेंगे तो वो बार बार लिखते हैं कि भारत को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, भारत को ये बताना पड़ेगा कि वो कहाँ खड़ा था, सही के साथ खड़ा था कि गलत के साथ खड़ा था। अरे भाई, तुम पूरे जाड़े भर गैस मंगाते रहे, तुमको तकलीफ नहीं है, और हम थोड़ा सा तेल सस्ता मंगा रहे हैं तो तुमको तकलीफ है, बहुत साफ। तो व्यक्ति कौन है, इसका इतना ही फर्क पड़ता है कि कौन उनकी बात को मान लेता है, कौन उनकी बात को नहीं मान लेता। अन्यथा
उनके ये जो प्रहार हैं वो ऐसे ही रहते हैं। और मेरा मानना ये है कि ये जो चुनाव हैं जो अभी होने वाले हैं, शुरू हो गए हैं, इसके बाद वेस्टर्न मीडिया के आक्रमण और ज्यादा तेज पहने, नुकीले होते जाएंगे। क्योंकि वो जो कि कुलदीप रत्नू जी कह रहे थे कि हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट एक नाम दे दिया है, उस नाम को वो सार्थक करने के लिए कुछ भी कहेंगे। और रत्नू जी एक और खास बात बता दूं, हिंदू नेशनलिस्ट लीडर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी बोला था, यहीं से नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे कोई भी नेतृत्व भारत का जो भारत के बारे में बात करेगा वो उनके निशाने पर होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपने बड़े विस्तार से विषय को रखा और बहुत अच्छे आपने उदाहरण दिए। स्वतंत्रता मिलते ही हैदराबाद में जो हुआ और किस तरह से मीडिया ने उसको डिस्टॉर्ट किया, किस तरह से इंग्लैंड के राजनेताओं ने उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और सरदार पटेल को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया, वहां से लेके और अभी आपने जो किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पे जिस तरह से हमला किया गया, वहाँ बलवा हुआ, भारतीय तिरंगे तक का अपमान किया गया, तो उसमें भी उनकी जो रिपोर्टिंग है और उनका जो एक प्रेजुडिस्ड प्रोपेगेंडा जो दिखता है, उसके बारे में आपने चर्चा की। आपने बार बार ये कहा कि ये व्यक्ति केंद्रित नहीं है और जहां तक उनके एजेंडा को, उनकी उनकी पॉलिटिक्स को जो सूट करता है, वहाँ वो उनके साथ थोड़ा बहुत सहानुभूति रखते हैं। लेकिन जहां भी उन्हें लगता है कि कोई भी असर्ट कर रहा है, कोई भी नेता, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, चंद्रशेखर हो या नरेंद्र मोदी हो, तब उन्हें कुछ दिक्कत होने लगती है। लेकिन मेरा मेरा एक प्रश्न है, कुछ तो उनकी चॉइसेस रहती है इंडिविजुअल्स के बारे में। जैसे अभी भारत में डेवलपमेंट हुए, जैसे हमने देखा कि विदेशी मीडिया में और विदेशी राजनेताओं में अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में जब गिरफ्तार होते हैं, तो जिस तरह का पूरी दुनिया में हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, और ऐसे मचाया जाता है जैसे अरविंद केजरीवाल कोई बहुत बड़े वैसे राजनेता हो। वैसे अगर हम देखें तो एक दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली एक तरह से पूरा राज्य भी नहीं है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश जैसा है और जिसमें बड़ी सीमित शक्तियां हैं मुख्यमंत्री के पास। तो उस मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर यूनाइटेड नेशंस से भी चिंताएं व्यक्त होती है और वो शुरुआत वहीं से होती है जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसको उठाने लगता है। लेकिन भारत के एक और प्रांत के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी एक घोटाले में गिरफ्तार हुए, उसके बारे में कहीं किसी ने चू नहीं किया। कोई अंतर्राष्ट्रीय किसी नेता ने उस पर कुछ नहीं बोला कि भाई ये क्यों हो गया। केजरीवाल के लिए सबको चिंता हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके उनके कुछ फेवरेट्स हैं, उनके कुछ प्रेफरेंसेस हैं, उनकी कुछ चॉइसेस हैं, उनके लिए उन्हें चिंता हमेशा बहुत ज्यादा रहती है ऐसे नेताओं के प्रति, ऐसी विचारधारा के प्रति, ऐसी नेताओं के, ऐसी पार्टियों के प्रति। और हो सकता है ऐसे कुछ एकेडमिशियंस भी होंगे, कुछ एक्टिविस्ट भी होंगे। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस तो खाली असर्टिवनेस का नहीं है, ये डिफरेंस तो है कि भाई ये हमारा एजेंडा या हमारे एजेंडे को फुलफिल करने के लिए एक आदमी था, उसके रास्ते में कहीं कुछ, हमारे जो काम करने वाला था उसका रास्ते में कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो हमें उसको पूरी ताकत से, मजबूती से उसका समर्थन करना चाहिए, ताकि वो हमारा काम उतनी ही आजादी से, उतनी ही लगन के साथ करता रहे। तो ये देखने में तो आ रहा है कि व्यक्तियों के बारे में उनकी उनकी चॉइस तो रहती है। आप इस पे कुछ कहना चाहें, फिर हम कुछ प्रश्न लें। व्यक्तियों से इतना ही तात्पर्य है कि जिनके साथ उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मिलते हैं, उनको बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति केंद्रित इस नाते नहीं होता कि मान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सूट नहीं करता हो, तो फिर उससे वो राम राम करने में उन्हें देर नहीं लगती है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी के विषय पर अपनी पुस्तक में नहीं लिखा है, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात कह सकता हूं,
एक समय में सद्दाम हुसैन उनकी आंखों के तारे थे, वही सद्दाम हुसैन विलन बन जाते हैं। तो उनके लॉन्ग टर्म सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट को जो भी सूट करता है वह उनकी आंखों का प्यारा है। वह व्यक्ति, हमें लग सकता है कि ये व्यक्ति केंद्रित है, लेकिन उन व्यक्तियों से उनको लेना देना नहीं है। उनके इंटरेस्ट को, उनके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो ठीक मुफीद बैठता हो, वह उस काम के लिए, उस विषय के लिए, उस बात के लिए पूरी रिपोर्टिंग करेंगे, कवरेज करेंगे, झूठ सच सब कुछ करेंगे। अगर सूट नहीं करता तो नहीं करेंगे। इस नाते मेरा कहना था कि वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, अपने हितों के हिसाब से काम करते हैं। जी धन्यवाद। कुछ हैंड रेज हुए हैं। लीना गहाने जी, लीना जी आप कुछ पूछना चाहती हैं, कहना चाहती हैं? उमेश जी, बहुत अच्छी जानकारी मुझे इससे प्राप्त हुई। मैं लीना गहाने, राष्ट्र सेविका समिति अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख इस दायित्व पर हूँ। पूर्व में प्रचार का भी दायित्व मेरे पास था। मुझे इतनी डिटेल जानकारी पहले कभी नहीं मिली थी, परंतु मेरा एक थोड़ा प्रश्न इसमें ऐसा है कि जब बायस्ड इंफॉर्मेशन इज बीन पब्लिश्ड इन वर्ल्ड मीडिया, ऐसे समय में भारत का जो मीडिया है, नेशनलिस्ट मीडिया जिसे हम कहेंगे, उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए ऐसे संदर्भों में? आपने जो कोविड का भी उदाहरण हमें दिया, अभी केजरीवाल की भी बात कुलदीप जी ने बहुत विस्तार से कही, तो ऐसे समय में भारतीय नेशनलिस्ट मीडिया का क्या रुख होना चाहिए? क्योंकि आपने सही कहा कि उन्होंने माफी मांगनी चाहिए थी। कोविड के जिस तरह से आंकड़े उन्होंने कितने गुना होकर के बताए, तो ऐसे समय में हमारे मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, पीटीआई का क्या रोल होना चाहिए? जी, मीडिया का अपना एक पारितंत्र है, उसका एक डीएनए है, वो डीएनए से काम करता है। भारत के मीडिया को भी अगर आप देखेंगे तो दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। एक भारत का अंग्रेजी मीडिया है, एक भारत का भाषाई मीडिया है। उन दोनों के व्यवहार में कई बार हमको अंतर नजर आता है। गुजरात के संदर्भ में हमने देखा है। भारत का जो आमतौर से मीडिया, आमतौर से हमें गर्व करने लायक मीडिया है, बड़ा स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, भारत के हितों की चिंता करता है, उसको करना भी चाहिए। लेकिन ये जो कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड का पूरा एंटरप्राइज है, ये हमारे दिमाग पर बहुत हावी रहता है। अब जिन्होंने भी क्या बोलते हैं, ये जो अगर रिपोर्ट जिनका मैं चर्चा कर रहा हूं, वो सब कोई ब्रिटिश मूल के या अमरीकी मूल के नागरिक नहीं है। उनमें बहुत सारे रिपोर्ट लिखने वाले आपको भारतीय नाम दिखेंगे, दिखते हैं। कारण क्या है कि उनमें से बहुत सारे लोगों को तो क्या मोर लॉयल देन द किंग वाली बात साबित करने में जिंदगी निकल जाती है। बीबीसी के बॉसेस को ये बताने में निकल जाती है कि देखिए भाई, हम बड़े बहुत क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास निष्पक्ष हैं। हाँ, भारत के मीडिया को, भारत के मीडिया कर्मियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और पुस्तक लिखने का हेतु भी यही है कि हम ये जो सो कॉल्ड 4-5-6 संस्थान हैं, उन्होंने जो बात कही है उसको गॉस्पेल ट्रुथ मानकर ये न मान बैठे कि वही सही है। मगर हैरानी की बात यह है कि बहुत समय ऐसा होता है, इन्हीं को कोट किया जाता है, यही हमारी रेफरेंस बुक के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर हमारी लाइब्रेरियों में रखे जाते हैं, और कई बार अक्सर हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क को भी इससे फर्क पड़ता है, वो चेंज कराया जाता है। माइंडसेट का इशू है, कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स का इशू है, मीडिया उसका एक हिस्सा है। ये हमें ध्यान में रखने की बात है। और भारत का मीडिया भी एक जैसा, एक रूप नहीं है, वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। राजन गुप्ता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर राजन है, और आपने बहुत ही अच्छा इस बारे में बताया, इम्पीरियलिज्म के बारे में। बट भाई साहब, जैसे इम्पीरियलिज्म की आपने बात करी, तो क्या हम भी कोई ऐसा पैरेलल स्ट्रक्चर्ड इम्पीरियलिज्म नहीं स्टार्ट कर सकते हैं यूरोप और इन दैट कंट्रीज, सो दैट, क्योंकि ये सिर्फ मीडिया का ही नहीं इशू है, ये पैरेलल सेक्टर में भी यही काम होता है। जस्ट लाइक इन मेडिसिन में हम जब अपनी बात करते हैं कि हम आयुर्वेदा में एक्सपर्ट हैं, बट
आज भी हमको उन्हीं के ही पैरामीटर्स के ऊपर चलना पड़ता है, उन्हीं की रेफरेंस वैल्यूज़ के ऊपर चलना पड़ता है, जबकि वो तस्वीर हमारी भी नहीं है, जो उनकी तस्वीर है। तो क्या हमको नहीं लगता कि ऐसा एक पैरेलल स्ट्रक्चर इम्पीरियलिज़्म का टाइम आ गया है, आज के टाइम हम कर सकते हैं क्या ये? इस पे नहीं आपका क्या वो ख़्याल? राजन जी, पहली बात तो है कि इंपीरियलिज्म ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हमें अपनाना चाहिए। इंपीरियलिज्म साम्राज्यवादी भारत की सोच कभी नहीं रही। हम ओके, हमने कहीं भी किसी को देश को जीता नहीं। हम विचारों के योद्धा हैं, विचारों से बात करते हैं, पहली बात तो जी, ये। लेकिन आपके प्रश्न का आशय अगर ये है, वो ये है कि ये खाली खबरों की दुनिया में नहीं है, सभी जगह है। सभी जगह। खबरों की दुनिया में सिर्फ दिखाई देता है सामने, सब जगह है। फिल्मों में है, खेलों में है, आपने कहा शिक्षा में है। हमको थोड़ा समझना चाहिए कि ये इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम का मीडिया एक हिस्सा है जो सामने दिखता है। इस इकोसिस्टम में एनजीओज हैं, इकोसिस्टम में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इस इकोसिस्टम में फिल्म है, इस इकोसिस्टम में म्यूजिक है। ये सबके द्वारा जो खिचड़ी पकाई जाती है, वो मीडिया दिखाता है। और जी, आपने बात सही कही, अगर हमारी लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाना गाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब तक कहते हैं भाई एमी अवार्ड नहीं मिला तो क्या हुआ, जी, जब तक ऑस्कर नहीं मिला तो फिल्म अच्छी कैसे मानी जाए। ये हमारे दिमागों में घुस गई है। और इसलिए पराधीनता के जितने भी चिन्ह हैं, और वो चिन्ह हमारे अंदर ज्यादा है, उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। यह सोचने की बात है। और पुस्तक लिखने का हेतु भी यही है कि हम इस पूरे को समझें कि ये हमारे साथ खेल आज से नहीं चल रहा है, 300-400 साल से चल रहा है कम से कम, वेस्टर्न मीडिया के संदर्भ में, और खत्म नहीं हुआ है और ज्यादा प्रखर होता जा रहा है। हितेश सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नमस्कार सर, बहुत अच्छा टॉक था और काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। सर इसमें मेरा एक्चुअली 2 क्वेश्चन्स हैं, थोड़े इंटररिलेटेड हैं। सो फर्स्ट है एक्चुअली अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे इंडिया में डिक्टेटरशिप की बात होती है, अगर आज हम यूएस में देखें, जो ट्रम्प के साथ हुआ, जो न्यूयॉर्क का केस पता नहीं कितने लोगों ने फॉलो किया उसको, इसमें सारे नॉर्म्स बदले गए। 85 इयर्स में जो रूल्स कभी जिस रूल से किसी को भी वहां पर प्रोसिक्यूट नहीं किया था, वो रूल्स उन रूल से उसको प्रोसिक्यूट किया गया। और जितने सारे नॉर्म्स थे, सारी चीज उन्होंने फ्लाउट की उसके अंदर। लास्ट उन्होंने 3 स्टेट्स थे जहां पे बोला कि ट्रम्प खड़े ही नहीं हो सकते वहां पे, हम बैलेट में उनको आने ही नहीं देंगे। और मैं इंडियन मीडिया को देखता हूं तो इस पूरी चीज को वो उठाती ही नहीं है कि अगर आप दुनिया भर को बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी बहुत बड़ी चीज है, तो आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, आप थोड़ा उस पर भी जवाबदारी कीजिए। सो मेरा एक ये सवाल है कि जो चीज पब्लिक डोमेन में है, इंडियन मीडिया उसको क्यों नहीं उठा पाती। सेकंड है मेरा एक्चुअली थोड़ा लॉन्ग टर्म में है, क्योंकि यूक्रेन वॉर अगर वेस्टर्न नैरेटिव से जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट पिक्चर शायद लोगों को लग रहा होगा, लेकिन रशिया आराम से जीतती नजर आ रही है वॉर। एंड अब अगर ये एक बार रशिया वॉर जीतती है और वेस्टर्न पूरा नैरेटिव ऑलमोस्ट डिफीट होता है इसमें, क्योंकि वेस्ट के हिसाब से तो रशिया को बहुत पहले हार जाना चाहिए था। एंड अगर कलेक्टिव वेस्ट की एक हार होगी, तो उसके बाद आप वेस्टर्न मीडिया को कैसे देखते हैं, क्योंकि उसके लिए पूरे वेस्ट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनका पूरा इकोसिस्टम ने यही बोला था कि पुतिन और एक कोई भी तानाशाह जीत ही नहीं सकता। जी, पहली बात का तो जो आपके का जवाब ये है कि डीप वेस्टर्न स्टेट जो है, वो आप एक एक खाली जो राजा होता है, जो सामने राष्ट्रपति होता है, वो तो राज करता है ना कुछ समय के लिए, लेकिन डीप स्टेट है। डीप स्टेट, उसके कुछ भी नॉर्म्स में गड़बड़ होती है तो वो किसी को भी, चाहे वो ट्रम्प हो कोई हो, उसको सहन नहीं करते। और उसका उदाहरण ये भी है कि जो यूएस के इलेक्शन से उससे पहले हंटर बाइडेन की जो कहानी आई थी, जो बाइडेन के बेटे हैं, जिसको पूरे के पूरे सोशल मीडिया ने, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो पढ़ पाएंगे, सोशल मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया।
हाँ सर, ये मैंने हंटर बाइडन भी फॉलो किया पूरा। जी। तो क्यों ब्लैकआउट किया? आप तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं और बाद में जाकर माफी मांग ली कि हमसे गलती हो गई। अरे भाई, चुनाव तो हो गया ना, बाइडन तो जीत गया ना। अगर उससे पहले वो हो जाता तो बाइडन हार जाते। परसेंटेज ही कितना था, फर्क था। तो डीप जो स्टेट है वहां का, अपने सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले किसी को भी सहन नहीं करते। दूसरी बात, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसमें दिख रहा है कि जो वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं, कहानी को दूसरी तरफ ले जाने के माहिर लोग हैं। वो वहां से अभी यूक्रेन की बात ही नहीं कर रहे, अब तो सीधे सीधे गाजा में ले गए, अभी यूक्रेन की बात ही नहीं करते। और इसीलिए वो जो पुतिन जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो धीरे धीरे उसको बरी कर देंगे, लोगों के मन से हटा देंगे। ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स उनके पास लगातार रहती हैं। यूक्रेन में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर तो स्पेकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि पुतिन की जो तस्वीर हम लोगों के सामने प्रस्तुत की गई और हमारे सामने वही आई जो हम पढ़ते हैं, वो नहीं है जो वस्तु स्थिति वहां पर है। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। केशव कुमार, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मेरा सवाल था कि अब चूंकि 1995 के बाद से जिस तरह से सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया इन सबों का एक पूरा दौर आ गया है पूरी दुनिया भर में, और इसके भी जो मोनोपोली है कुछ एक लोगों तक ही है। तो ऐसे दौर में जो पारंपरिक मीडिया जैसा जिनका आपने नाम लिया, उससे कैसे मुकाबला करने का नीति बनाई जा सकती है? भारत भी तो कोई अब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। देखिए, मैंने तो अपनी बात कही कि सोशल मीडिया के आने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई धरातल में चीजें बदल गई हैं। हम लोग आपस में क्या बोलते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि ज्यादा आजादी आ गई है। मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा दुरूह और विषम परिस्थिति है। ये ठीक है कि अब कुछ कहने को हमको हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया के आने से कोई टोटल कोई नैरेटिव का गेम बदल जाएगा, ये कहना मुश्किल है। बल्कि उल्टा हुआ है कि आज सोशल मीडिया के आने के कारण, डिजिटल पेनिट्रेशन के कारण, आज वो ताकत आ गई है सोशल मीडिया कंपनियों में और डिजिटल कंपनियों में कि वो हमारे खान पान, राजनीतिक, वोटिंग, सामाजिक इस व्यवहार को दूर तक बदलने की ताकत रखते हैं। आज आपके घरों के अंदर, मेरे घरों के अंदर, आपके 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे के दिमाग में क्या भरा जा रहा है हम लोग नहीं जानते, हमें मालूम नहीं है। तो अभी स्थिति और ज्यादा दुरूह है। हम क्या कर सकते हैं ऐसे में? मुझे लगता है कि अगर बेहतर होता कि हमने ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए होते, जैसे हमने भाषाई मीडिया हमारा है, ऐसे ही सोशल डिजिटल में हमने भी ऐसा क्रिएट किया होता तो बेहतर होता। बट आई थिंक वी हैव मिस्ड दैट बस। लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए ताकि हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स हों लोगों तक पहुंचने के। इतना ही कहना चाहूँ। ब्रिगेडियर मल्होत्रा साहब। नमस्कार जी, उमेश जी, बहुत अच्छा आपने रखा और जो सवाल भी थे वो भी सारे अच्छे थे। हम सबको मालूम है कि हमारी जो अगर घर के अंदर 3 जनरेशन हो, हम अखबार से अपना न्यूज़ लेते हैं, सारा पढ़ते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो या तो इंटरनेट से या सोशल मीडिया से, लेकिन हम सब इन्फॉर्म्ड रहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं हो, सबको इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये जो आपने एक रखा पक्ष, उसमें एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जब चीन को हम देखते थे और ये देखते थे 1977-78 में हमें पढ़ाया जाता था, चीन का अध्ययन करते थे, तो उसमें हम उनको बड़ी एक अलग निगाह से देखते हैं क्योंकि उनका इकोनॉमिक बेस हमसे काफी पीछे होता था। लेकिन फिर हमने देखा कि चीन ने गूगल जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल मीडिया है, उसको बैन कर दिया। अब सुनने में यह आया है कि साहब विश्व के जो 10 बड़े देश हैं उन सबको मिला के भी अगर हम कर लें तो उससे भी ज्यादा चीन के पास संख्या में सोशल मीडिया के अंदर उनके लोग हैं। और अब एक बड़ी खबर जो जगह जगह हम सुन रहे हैं कि वो भारत के और साउथ कोरिया के और यूएस के इलेक्शन में
से पूरी तरह से करें। तो ये एक रियलिटी है। उस रियलिटी को चीन ने बहुत जल्दी समझ लिया कि वेस्टर्न मीडिया क्या चाहता है, क्या कर रहा है, और उसने हर चीज को नकारना शुरू कर दिया। हमने उसमें ऐसा कुछ नहीं किया कि जो कुछ चीन कर रहा है उसको भी हम देखें कि वो कैसे वेस्टर्न मीडिया को चैलेंज कर रहा है। और आज 20-25 सालों के अंदर भी उसने एक अपनी एक ऐसी रणनीति बना ली है कि वो लड़ सकता है। आज से तकरीबन 15 साल पहले मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चीन के अंदर से तकरीबन 30-40 बच्चे भारतीय भाषाओं में पीएचडी कर रहे हैं। वो भाषाएं मैंने भी नहीं सुनी थी, मैथिली, तुलु, बंद, ऐसी ऐसी भाषाओं में उन्होंने पीएचडी कर रखी थी। तो इसका मतलब वो सोच रहे हैं कि क्या करना है और आने वाला टाइम क्या है। अब उसकी तरफ अब हम आप देखते हैं, हमारे पास प्रसार भारती है या उसके जो हम मीडिया को कैसे देखते हैं। हमारे भारत में पूरे मीडिया को अगर अच्छी तरह से देखें, मैं तकरीबन 10-12 अखबारें रोज पढ़ता हूँ और सारे चैनल देखता हूँ फॉरेन के। उसमें मुझे अगर कोई टक्कर का एक भी चैनल मिलता जो फर्स्ट पोस्ट में वो जो कन्या है वो अच्छी तरह से अपना फर्स्ट। जब तक हमारे पास ऐसे 50 चैनल नहीं होंगे, हम हर वेस्टर्न मीडिया के न्यूज को बम्बार्ड करें। अब आपको मालूम है, जैसे गार्डियन का न्यूज आया तो उसमें आपने देखा, ये किसी ने नहीं बताया कि साहब जो गार्डियन का जो आर्टिकल है उसको किन 3 जर्नलिस्ट ने लिखा है, उनके नाम लिखे हुए। किसी ने उस बात को नहीं उछाला कि कहाँ से आ रहा है, कौन लिख रहा है। हमने डिफेंसिव होकर उस पर काम किया, चाहे उसके लिए उसका लाभ ही हो हमें राजनीतिक। तो जब तक हम इसको एक पावरफुल मीडिया को समझेंगे नहीं, उसमें संख्या के साथ लोग नहीं डालेंगे, तो हम हमेशा रिएक्ट करते हैं। ये मेरा एक सुझाव है कि इसको हम कैसे अपने आप को सशक्त करें। एक उदाहरण चीन का है हमारे साथ, तो क्या करना चाहिए? देखिए, चीन के साथ तो अपना कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन समाज है और वहाँ की व्यवस्था है जो मेरा मानना ये है कि चिरस्थायी नहीं होती। भारत मूलतः लोकतांत्रिक चिति वाला समाज है, इसलिए हम वो हमारे लिए अनुकरणीय नहीं हो सकता। हाँ, उससे सिर्फ इतनी बात समझ में आती है कि हमने ध्यान दिया होता तो हम सोशल मीडिया के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे क्रिएट कर सकते थे, बना सकते थे, जो हम नहीं कर पाए। दूसरा विषय जो आपने कहा कि मीडिया के अंदर हम अपनी पैठ कैसे पहुंचाएं, हमारे जैसा कैसे हो। लोकतांत्रिक समाजों की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं। हमारे पास आर्थिक साधन भी उतने नहीं थे देश के पास, तो उस तरह का मीडिया हमारे यहाँ विकसित नहीं हुआ। आज भी आपने तो एक उदाहरण दिया चीन का, मैं बता सकता हूँ, बीबीसी ने पिछले 4-5 साल के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी मराठी के डेस्क में ही 40 के आसपास लोग हैं। हमारी दृष्टि उस तरफ जाए, यह बहुत आवश्यक है। दूसरा, ये काम सरकारों के करने का नहीं है। सरकार का काम मीडिया के उसमें चलता नहीं है। लोकतांत्रिक समाज में सरकार की व्यवस्थाएं, प्रसार भारती वगैरह का कोई मतलब नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, हम देख चुके हैं। इसमें सामाजिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को, उन इंटरेस्ट को इकट्ठे आकर काम करना चाहिए। बहुत साफ बात कह रहा हूं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे अंदर भी घुट्टी पिला दी गई है, और घुट्टी पिला दी गई है, और मैं अपने भी यूनिवर्स की बात करता हूं, और हम ये कहते हैं कि अरे इस व्यापारी ने किया है तो गड़बड़ी होगा। नहीं बोलते कॉर्पोरेट मीडिया, ये सब। अब जैसे कि गार्डियन कॉर्पोरेट मीडिया नहीं है, बीबीसी कॉर्पोरेट मीडिया नहीं है, हमारे यहाँ इस तरफ की मतलब बहुत सारी, क्या बोलते हैं, ऐसी बातें चलने लग जाती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। दुनिया के अंदर आपको अल्टरनेट मीडिया अगर शुरू करना है, उसके लिए पूंजी चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए। सरकारें नहीं कर सकती, सरकारों का ये काम नहीं होता लोकतांत्रिक समाजों में। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपने एक नाम लिया है, ऐसे और बहुत सारे चैनल शायद खड़े होंगे। लेकिन सोशल मीडिया के मामले में भारत के पास वेयरविदॉल है, जिसमें मैं अपनी पुस्तक में चर्चा करता भी हूं कि न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ऑर्डर की आवश्यकता है। और इस न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ऑर्डर के
काम को अगर कोई लीड कर सकता है, नेतृत्व दे सकता है, तो भारत है। उसके पास टेक्नोलॉजिकल पावर है, उसके पास पूंजी की भी पावर हो सकती है, उसका समाज भी लोकतांत्रिक चिति का समाज है, ओपन समाज है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चीन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि भारत में जो भी इस यूनिवर्स में काम करने वाले लोग हैं, वो खुलकर दिमाग से करें कि कैसे ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है सर। उमेश जी, आर्टिकल 370 अब्रोगेशन, 5th of August 2019, उस वक्त लगभग 4.5 से 5 महीनों तक सारी इंटरनेट लाइंस बंद थी और बार बार बोला जा रहा था कि इन सारे विषयों का, जम्मू कश्मीर, वहां की परिस्थिति, इसका लगातार मॉनिटरिंग यूएन कर रहा है। तो जब ये एब्रोगेशन की बात चली और संवैधानिक रूप को साथ लेते हुए हमने ये किया, सरकार ने ये किया, तो विश्व का मीडिया इसको किस तरह से देखता है? मतलब क्या हलचल मची? थोड़ा सा इस पर आप थोड़ी टिप्पणी करेंगे तो हमारा प्रबोधन होगा। जी, विश्व के मीडिया ने तो उसको, देखिए, 370 के मामले में वही राग अलापा जो सीमा पार से अलापा गया है। लेकिन उस समय एक और बात है, मुझे लगता है कि भारत को नाराज करना उनको ज्यादा सूट नहीं करता, इसलिए वो उन्होंने बात लिखी तो सही, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, कैंपेन नहीं चलाया। मैंने बोला ना कि अगर उस समय के उनके सामरिक हित अलाइन कर रहे थे थोड़े से, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, रसमलाईगी के लिए ऐसी बात कर ली, लेकिन ज्यादा हल्ला हंगामा किसी ने किया नहीं। वही बात है कि जब उनके स्ट्रैटेजिक, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट उस समय उनके थे कि उनको अफगानिस्तान से बाहर निकलना था, उनको पाकिस्तान को हवा नहीं देनी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जो हुआ थोड़ा बहुत रसमलाईगी की और निकल लिए। लेकिन उस सवाल को उन्होंने जिंदा रखा है और जब मौका पड़ेगा फिर इस्तेमाल करेंगे। अभी 1-1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले अमेरिकी राजदूत जो पाकिस्तान में थे, 15 दिन ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहकर आए, पाकिस्तान के कब्जे वाले में क्यों रहकर आए? जी। मैंने आपको जो कहा कि आने वाले समय में जैसे ही नई सरकार बनेगी, उसके बाद आप देखिएगा कि किन किन तरीकों से हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर हमले होने की आशंका मुझे लगती है। Lakshmi, you have raised your hand. Lakshmi, you want to ask? Yes, sir. Thank you for the insightful talk, sir. Yesterday, former CEO of IMF wrote on X that IMF has been consistently inaccurate about India's growth. In light of this, my question is, are there any recurring themes of biases in the portrayal of India's economic growth and development by the Western media? देखिए, मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, but I know that consistently their rating agencies, how they rate us, what is the criteria of rating us, why our sovereign ratings are not upgraded like that. So that's a game that they play normally. But now I think economically, because they have to counter China in a manner, it suits them, if not buttress our claims, but to say yes, India is growing. That's why, in supply chain management now, they think that India is useful to them. They're using it, and our job is कि ये जो अपने पास थोड़ा अच्छा सा समय है, ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसका स्मार्ट इस्तेमाल करें। चाइना ने उसका बहुत स्मार्ट इस्तेमाल किया था। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और अमेरिका के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट एक समय मिलते थे, चाइना ने उस समय तरक्की कर ली, बाकी चीजों में नहीं फंसा। I hope our leadership is capable of doing that. They can do it, and I'm sure they are doing a very good job. धर्मेंद्र दुबे जी, प्रश्न आपका। जी भाई साहब, उपाध्याय जी, एक तो आपको बधाई, इतनी अच्छी पुस्तक आपने लिखी है, एकदम नए कलेवर में और नए तरीके से। लेकिन मेरा ऐसा एक विचार ये भी है कि जो अभी मीडिया का जो चेंज आया है और वो बहुत सारे जो प्लेस है,
उसमें जो हमारे हायर इंस्टीट्यूशंस में जो एजुकेशन सिस्टम में जो सिलेबस सिस्टम है उसका भी कुछ इस पे इम्पैक्ट है क्या, ये इस विषय में थोड़ा सा जानकारी। वो एक किताब धर्मेंद्र जी लिखी हुई है, उसमें है कि किस तरीके से यूज होता है, और उसमें एजुकेशन सिस्टम सिलेबस इस पूरे इकोसिस्टम का जो इकोसिस्टम बनता है, पारितंत्र नैरेटिव बनाने का एक जो पारितंत्र है, उसका सिलेबस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आर अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, दे आर देयर। तो वो तो है ही। उस तरफ मीडिया तो सिर्फ, मैंने बोला ना, दिखता है सामने, लेकिन उसके जो पीछे रीढ़ की हड्डी है वो बड़ी लंबी है उसका। और मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये बहुत बड़े हिस्से हैं, सिलेबस बहुत बड़ा हिस्सा है। संजीव कुमार पांडे जी। मुझे इस बात की जानकारी चाहिए कि जिस तरह वेस्टर्न मीडिया भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है, अपने जो न्यूज एजेंसी हैं बाहर में, विदेशों में जाकर कुछ इस तरह के काम करते हैं जिससे कि हमारे देश का की अच्छी बातें हैं उसको प्रोपोगेट कर सके, और जो उनकी जो न्यूज एजेंसी है उनको काउंटर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं विदेशों में, तो इसकी जानकारी चाहिए थी। संजीव जी, दुर्भाग्य से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका उदाहरण आपको मैं दे सकता हूं। चाइना को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना था, तो सीसीटीवी, चाइना का जो टेलीविजन है, उसके एक देश के अंदर, हमारे पड़ोसी देश के अंदर, श्रीलंका के अंदर 25 से ज्यादा स्टाफ था। भारत के पीटीआई, यूएनआई, टीओआई, हिंदू, प्रसार भारती, मैं सबको मिला लूं, कुल मिला के पूरी दुनिया के अंदर 30-35 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। 30 भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 20-25 के बाद गिनती नहीं होगी। बीबीसी के मैंने एक भाषा का आपको बताया कि 25-30 लोग एक भाषा में हैं। अगर आप गिनती करेंगे तो कुछ 100 में वो लोग होंगे, लेकिन भारत की सारे न्यूज संस्थानों के मिला के, सरकारी गैर सरकारी, मैंने आपको बताया 25-30 नहीं है। तो इस मामले में हम लोग अभी क्या बोलते हैं, निद्रा में हैं, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, जबकि ये करना बहुत आवश्यक है। अब मैं जल्दी कुछ प्रश्न जो कमेंट्स बॉक्स में आए हैं उन्हें पढ़ लेता हूँ। काफी कुछ तो कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हें ले लेता हूँ। एक मिस्टर नायर ने पूछा है, हाउ कम मीडिया गॉट कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट लीनिंग पीपल वर्ल्ड वाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इट इज द इकोसिस्टम that is coming out of the universities, coming out of the system that generates and creates such kind of manpower, people. अगला प्रश्न है प्रद्युमन दत्ता का, is there a suggested diplomatic course of action that could be taken to foil such conspiracy? What part will our literary community in India can? I think मुझे आप लगता है आपने इसको टच तो किया है, फिर भी आप कुछ। There are 2 factories of narrating building in the world, as far as our world is concerned. One is New York, the other is London. We need to have our strong presence in terms of NGOs, other activists in these 2 places. We should create structures there to fight this battle. I can say it in very briefly. I have a blueprint in my mind, but this is the way to do it. Raghav Raj Singh has asked, my concern is in regards to bold government policy and strategic planning to deal fearlessly with such narrative. Democratic state is always a majoritarian mindset, then why please the peripherals? I agree with you, but India has to do it. Indian government should make atmosphere so that our private enterprise and the civil society create such structures.
भाई अमेरिका का डीप स्टेट न्यूयॉर्क टाइम्स को सपोर्ट करता है ना, एजेंसी को सपोर्ट करता है ना। आई थिंक इंडिया हैज टू क्रिएट दोस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। आई थिंक मैं बहुत ब्रीफली इसी बात को कह सकता हूं बस। Dr. Mohan Jain has asked, what should be our strategy to counter this? Can we challenge them in International Court of Justice? Sir, all institutions are controlled by them. I think it'll be if we think that International Court of Justice can do anything, I don't think so. It's a narrative war. It has been going on. India has to. The irony is that we are the original storytellers of the world, but sadly, our story is being told by someone else to us for last 200-300 years. It is incumbent upon us to tell our story to the world. ये हमारा काम है, कोई हमें ऐसी जस्टिस देने वाला नहीं है, कम से कम मैं तो नहीं समझता। अगला प्रज्ञा टाक, हेमंत टाक का क्वेश्चन है, artificial intelligence can easily create right narratives and can easily spread to target audiences very quickly. How do we manage this virtual and imaginary world of systematic social biases creation? जो अभी चाइना के इन्फ्लुएंस की और बात आई है उससे रिलेटेड ही है कि हम कैसे कर सकते हैं. अगेन टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड अवेयरनेस एंड इन्वेस्टमेंट एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. So if you But want we have people wherewithal, we have people in right places. If we can network that, I think we can do it. And then Mohan Jain ji has again asked, is there any international forum for the media organizations? If so, what we should raise this issue there too, and what role NRIs can play? NRIs can play a very important role, and they are already playing a very important role. They have won many battles for us in many places, in some universities. The issue I was saying is that yes, in New York, Washington, and London, we need to have structure where we can help these efforts. One, as far as other forums are concerned, sir, वो उन्हीं के द्वारा रिप्रेजेंटेड हैं. वहां पर आपको अपनी आवाज बढ़ानी पड़ेगी, but they are very tightly controlled by these interests. संजीव जी जल्दी से फटाफट आप पूछिए, फिर इसको कंक्लूड करना है हम. सर जैसे उमेश बाबू ने कहा कि अपना भारतीय न्यूज एजेंसी बहुत कम है विदेशों में जो काम कर रही है, तो क्या मैं 10 साल में जो मोदी सरकार है उसका फेलियर मानूं कि 10 साल में मोदी जी ने बहुत कुछ इस पर काम नहीं किया? अरे उन्होंने कहा ना वो सरकार का काम नहीं है, एजेंसी सरकारी एजेंसी और मीडिया का काम सरकार का काम है ही नहीं संजय जी, सरकारों के किए नहीं होता है. सर विदेश में तो कैसे डीप स्टेट ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं? क्यों न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, कौन सरकार? बीबीसी तो चलो सरकार पैसा देती है, लेकिन वो तो अपने से ही आते हैं ना. जी हाँ. हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि नैरेटिव ये बन गया है कि प्राइवेट सेक्टर जो भी करे वो गड़बड़ होता है. ये हमारे लोग भी बोलते हैं, बहुत सारे कई क्षेत्रों के अंदर बिना सोचे समझे बोलते हैं. ये लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थाएं बनती हैं, स्टेट सपोर्ट कर देगा आपको, लेकिन प्रसार भारती क्या करेगा इसके अंदर? मोदी जी थोड़ी जाकर रिपोर्टर बनाएंगे, और वो नहीं कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता है कि इसमें सरकार को कोई दोष देना चाहिए. आशीष अंशु जी. सर मेरा सवाल नहीं है, सिर्फ विदेशों में जो काम की बात आ रही है ना, मेरी जानकारी ये है कि प्रसार भारती जो है उसने अभी एक पार्टनरशिप की है, और अभी कई सारे महत्वपूर्ण देशों में जो पार्टनरशिप हुई है वहाँ संवाददाता है वो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप के अंतर्गत है. तो एक तरह से वो हमारे लिए ही काम करते हैं, हमारे नैरेटिव के साथ काम करते हैं. मेरी जानकारी नहीं है, पर मैं नहीं समझता हूँ कि प्रसार भारती एटसेट्रा आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस. दे आर इम्पोर्टेंट, बट दे कांट फाइट दिस बैटल अलोन. मूल विषय जो मुझे लगता है वो समस्या जो कॉलोनियल हैंगओवर है हमारा, और कॉलोनियल हैंगओवर के साथ साथ हमारी जो मानसिकता इस तरह की बन गई कि गोरे लोग जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं वही ठीक है, और उसका बहुत बड़ा असर मैं भारत के मीडिया पर, भारत के इंटेलिजेंसिया पर, एकेडमिया पर और पॉलिटिकल क्लास पर, ब्यूरोक्रेसी पर देखता हूँ. और जब तक हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करते रहेंगे और अपनी सच्चाई को खुद स्वीकार करने से मना करेंगे तो समस्या बढ़ती रहेगी. जब
तो मूल पहला तो मुझे लग रहा है कि इस समस्या का जो सामना भी आज वो लोग कर पा रहे हैं जो कम से कम जाग गए हैं, उन्हें पता लगा है कि नहीं वेस्ट है वो प्रोपेगेंडा चलाता है, वेस्ट सच्चाई नहीं बोलता है। बाकी हमारे यहाँ बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो बड़ा प्रभावी रहा है, आज भी कुछ हद तक प्रभावी है, मीडिया में है कहीं भी, वो वेस्ट का कुछ भी नैरेटिव आएगा उसको इमीडिएटली ब्लो अप करेगा, उसको उसको 10 गुना उसको आवाज देगा भारत के अंदर। वो पॉलिटिकल क्लास भी है, ब्यूरोक्रेसी का भी है, एनजीओ के लोग हैं। तो एक तो हमें सबसे पहले ऐसे जो हमारे देश के अंदर लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें कि भाई आप फॉरेन मीडिया का जो नैरेटिव है उसका उसके पीछे की पॉलिटिक्स को आप समझिए, वो जो कह रहे हैं उसको बिल्कुल जैसे उमेश जी ने कहा कि आप बिल्कुल एकदम सत्य मान के, पत्थर की लकीर मान के यहाँ आप उसको फैलाइए मत। और हमने देखा कोविड में भी हमने देखा कि बार बार कह रहे थे यार देखिए विदेशी मीडिया कह रहा है, और एक एक हम सब लोगों का है कि भाई बाहर का कुछ भी है तो वो हमसे अच्छा है। हमारा मीडिया अगर कहता है कि 10,000 लोग मरे और अगर फॉरेन कोई मीडिया कहता है नहीं 40,000 मरे, तो हमारे लोगों की मानसिकता है वो कि नहीं फॉरेन वालों ने बताया तो फिर सही बताया होगा, कोई ना कोई तो उसमें लॉजिक होगा। तो ये मानसिकता सबसे बड़ी बीमारी है। एक बार इस मानसिकता से मुक्ति मिलेगी तो फिर हम तर्क के साथ, तथ्यों के साथ उनका मुकाबला करने की स्थिति में आएंगे। दूसरा मुझे लगता है सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो दिक्कत है कि अभी भी हम बहुत कुछ सिकुड़े हुए हैं, अंतर्मुखी बहुत ज्यादा है। बार बार ऐसे सुझाव आए कि भारत क्यों नहीं बाहर जाता, भारत इस तरह से एक्सपेंशन क्यों नहीं करता, विस्तारवादी दृष्टि नहीं रखें। हम तो गर्व ही इसी बात में करते हैं कि हम बाहर में हमने किसी को आक्रमण नहीं किया, किसी को हमने कैप्चर नहीं किया, किसी को हमने दबाया नहीं। तो ये कई बार अपनी कमजोरी भी बन जाती है कि हम उसको अपने आप को बाहर ले जाने में, अपनी बात को कहने में संकोच करते हैं और उनकी उनकी बातों को हम स्वीकार करते हैं। बीबीसी का तो गांव-गांव में अभी कुछ वर्षों पहले तक ये स्थिति थी कि भाई खबर अखबार में कुछ भी आई, दूरदर्शन में कुछ भी आई, भारत के टीवी चैनल कुछ भी आई, बीबीसी ने क्या बोला वो सही होगा। क्यों? कि उन्होंने बचपन से वही सुना है। वो पूरी एक पीढ़ी ऐसी रही कि जिनको दिमाग में बैठा दिया गया कि भाई आजादी से पहले से जो बीबीसी लंदन की खबर आ रही है वही ठीक है, और उसी को वो आगे बढ़ाते गए। और गांव-गांव में मैंने तो बचपन में देखा है कि रात को या सुबह के टाइम में बीबीसी लंदन का जब आ रहा है तो उसको बीबीसी को लगाना, बीबीसी लंदन खबर आ रही है हिंदी की, उर्दू की, और अब आपने बताया अलग-अलग भाषाओं में आ गए। तो ये दो, एक तो अंदर हमारी कमजोरी वेस्ट को एज इट इज स्वीकार करने की, वेस्ट का प्रोपेगेंडा स्वीकार करने की, उसके सामने अभिभूत हो जाने की, और दूसरी अपनी बात कहने में संकोच करने की। तो इन दोनों जब तक हम कमजोरियों से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक न तो बाहर इन्वेस्टमेंट जाएगा अपने संवाददाता रखने में, अपनी अपनी एजेंसीज का विस्तार करने में, और इवन अपना खुद का डिजिटल कोई प्लेटफॉर्म खड़ा करने में भी। ये बहुत सही है कि चाइना ने ट्विटर का अल्टरनेटिव तैयार कर दिया, गूगल का कर दिया, फेसबुक का कर दिया, हम कुछ नहीं कर पाए। हम आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंडेंट हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तो इतना बड़ा देश है और हम चाहते हैं कि हम विश्व को ज्ञान दें, सब कुछ दें, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं जहां हमारा अपना खुद का कुछ इंडिजिनस होना चाहिए वहां हम शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। तो जब तक ये कमजोरी रहेगी तब तक मुझे लगता है कि वेस्ट का प्रोपेगेंडा भारी पड़ेगा। और कुछ लोग हैं, कुछ सालों में सोशल मीडिया के कारण कहिए या आपस में संपर्कों के कारण कहिए जागृति बढ़ी है, लोग अब उसके मुकाबला करने लगे हैं, उसके नैरेटिव का काउंटर देने लगे हैं। ये जागृति जैसे जैसे बढ़ेगी हम और बेहतर स्थिति में आते जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, और सबसे ज्यादा उमेश उपाध्याय जी का, आपने इतना समय दिया और हमारा इतना मार्गदर्शन किया, तो आपका उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत नीति प्रतिष्ठान की ओर से आपका आभारी हूँ कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज के इस वेबिनार को आपने अपना मार्गदर्शन दिया। आज के जो भी प्रतिभागी रहे सबने सुना, प्रश्न पूछे, रुचि ली और अपने अपने सुझाव भी दिए। आप सबका भी बहुत बहुत आभार।